तो आज हम चिल्ड्रंस का डिस्कस करने वाला है। ये मेरी है, ये मैं ले रहा था, ये ऑफिस में रह गया मेरे। पानी ले लिया, अब बाद में पियेंगे ना। हेलो, दिख रहा है सभी किसे को? सुन रहे हैं हम? हाँ सब दिख। ठीक है। एक्चुअली चिल्लर्स में दो टाइप होते हैं हमको। वन इज एयर कोल्ड, वन इज वाटर कोल्ड। सो चिल्लर्स इसीलिए यूज करते हैं कि मोर देन 100 टीयर, मोर देन 100 टीयर हम डीएक्स यूज नहीं करते। डीएक्स मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब होता है कि आपको इंडोर और आउटडोर, राइट। सो डीएक्स मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब हम रिफ्रिजरेंट गैस को यूज कर सकते हैं। तो इंडोर टू आउटडोर थ्रू कॉपर पाइप कनेक्ट करते, और थ्रू कॉपर पाइप कनेक्ट करने में उसमें तो हमको गैस मिल जाता, लाइक R32, R12, R410। तो ऐसा गैस मिल जाता। लेकिन चिल्लर पर इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर मतलब चिल्लर होगा, इंडोर टू चिल्लर हम पाइपिंग यूज कर सकते हैं। पाइपिंग में हमको मिलता है कि रिफ्रिजरेंट वाटर। सर एक बार चिल्लर वाला बताना, और कितने कैलकुलेशन बताई थी आपने? एक्सपेंशन मतलब क्या बताया था, एक बार दोबारा स्टार्ट करना। चिल्लर हाँ वो आपने बोला नहीं था कि इतने टीआर पे यूज करते हैं हम, क्या था? वो बताते हैं, अभी आते हैं ना। आपको बहुत सारे पिक्स भेजा है ना मैं, उसमें आपको पूरा मिल जाता। ओके सर। तो चिल्लर्स में हमको मेनली होता है कि टू टाइप्स। वन इज वाटर कोल्ड, वन इज एयर कोल्ड। ओके, सो वन इज वाटर कोल्ड एंड वन इज एयर कोल्ड। सो अभी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, यह होता है कि आपका एयर कोल्ड। अभी देखो ऊपर आपका जो जो ब्लैक राउंड्स है ना, इसमें आपको फैंस होगा। बात हो गया। हाँ? अभी कहाँ से हो? तो यहाँ पर आपको आउटसाइड टू एयर एंट्री होगा। जो आउटसाइड का एयर एंट्री होगा, अंदर का जो भी हीटिंग का ऑयल का होता है, वो यहाँ से हीट एयर एक्सचेंज हो जाता आउटसाइड। मतलब यहाँ से आउटसाइड एटमॉस्फेयर एयर वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर, and whatever the heat is dissipating inside the chiller, we are going to exhaust through these fans. समझ रहे? समझ रहे सर। ओके। तो ये वाला अंदर की होता जो है कि है, अंदर की गर्मी को जो है डिसिपेट करता है फैन के करेक्ट, थ्रू। राइट। सो ये वाला होता है कि वाटर कोल्ड। और हमको ये सारे चिल्लर्स में होता है कि सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रू टाइप, रोटरी चिल्लर्स हमको मॉडल्स मिलते हैं। ओके, ये पूरा आपको ऑलरेडी भेजा हूँ, फिर से भेज दूँ मैं। यहाँ पर देख लिए तो आपको कितने वाल्स मिल रहे हैं आपको इधर? और फोर। फोर मतलब होता है कि टू वाल्स होता है कि चिल वाटर, चिल्लर से हमारा लोड, मतलब AHU, FCU जो भी होता है, एक सप्लाई एक रिटर्न। और बाकी दो होता है कि कूलिंग टावर, मतलब ये वाला है कि आपका वाटर कूल्ड चिल्लर। समझ रहे? समझ रहे हैं तो सर। चिल्लर का काम ये होता है कि जो भी इनसाइड जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इधर FCU, AHU, सीलिंग सस्पेंड यूनिट जो भी यूज कर रहे, चिल्लर से हम कूल वाटर सेंड करते। चिल्लर टू AHU we are going to send cool water. From AHU to chiller we are going to take hot water. hot water मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होकर ले लेते। तो हमेशा चिल्लर काम करने से वजह से चिल्लर भी हीट हो जाता ना। यस सर। तो चिल्लर को कूल करने के लिए चिल्लर टू कूलिंग टावर को फिर से दोनों पाइप, सप्लाई एंड रिटर्न। ओके, तो डिफरेंट बिटवीन वाटर कोल्ड एंड एयर कोल्ड, एयर कूल के लिए कूलिंग टावर नहीं लगाते, वाटर कूल के लिए कूलिंग टावर लगाते बस। एंड सर ये अभी तो आप एयर कूल्ड के लिए बता रहे थे 4 वाल्व होते हैं।
कूलिंग टावर, दो कूलिंग वाटर टावर। कूल्ड के लिए ये वाटर कूल्ड है। वाटर कूल्ड के लिए 4 वाल आते हैं आपको। अच्छा, ये वाटर 2 वाला होता है कि आपको लोड के लिए, 2 वाल्स होते हैं आपके, कूलिंग टावर के लिए। राइट। सो ठीक है, राइट सर, समझ गया। ये वाला होता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल। सर ये एयर कूल्ड का रेंज कितना होता है, कहाँ से कहाँ, क्योंकि वो अभी जैसे है 100 TR तक वो। पिक्स में है, अभी वो बताते हैं हम आपको। ठीक है सर। तो शायद आई थिंक आपके आपको चिल्लर्स का नोटबुक इंडिविजुअल से मिला है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी देखो मैं तो हमेशा मेटल के लिए वेट करने नहीं होता। आपको भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को भी टाइम वेस्ट है, इसीलिए मेरे पास जितने मेटल्स है और मेरे पास जो हम हमारे कंपनी में जो यूज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है सर। एक्चुअली एयर कूल्ड का रेंज ज्यादा नहीं होगा ना, जैसे वाटर कूल्ड का तो रेंज बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट एयर करेक्ट। कूल्ड का रेंज हाँ कितना तो होता है वो मुझे पता अभी नहीं है। बताता हूँ। तो ये वाला कॉपर पाइप साइजिंग का चार्ट है, ये फिर से बताते हैं। तो ये वाला होता है कि आप कोई गेस कर सकते हैं, ये वाला वाटर कूल्ड है एयर कूल्ड? वाटर कूल्ड है सर। वाटर वाटर कूल्ड। कूल्ड। तो कैसा बोल सकते हैं? फोर 4 फोर वाल्स है। वॉल्स। दो सप्लाई एंड फॉर टू यस। फॉर वाटर वाटर इधर कूलर, इधर कूलिंग का टावर। 2 वाल्स होते हैं कि चिल वाटर सप्लाई एंड रिटर्न, और 2 वाटर होता है कि कूलिंग टावर सप्लाई एंड रिटर्न। राइट। यह होता है राइट आपकी सर। सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिल जाते हैं, लाइक मैकवे, डाइकिन, वोल्टोस, सैमसंग। सो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट का कैटलॉग मैं आपको शेयर करूंगा। ओके। ओके सर। और ये वाला होता है कि आपका स्क्रू टाइप। इधर 2 वाल्स आपको दिख रहे हैं ना, उधर तरफ से आपको 2 वाल मिलेगा। इधर दिख रहे हैं ना आपको 2 वाल्स? ऐसा है आपको टुवर्ड्स अपोजिट साइड आपको 2 वाल मिलेगा। ये वाला होता है कि आपका स्क्रू टाइप चिल्लर। जो चिल्लर होता सर है कि ये ऑलमोस्ट हाँ बोलिए। सर ये सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताइएगा, स्क्रू टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और डिपेंडिंग अपन हमारे कैपेसिटी हम चिल्लर को सेलेक्ट कर लेते ओके सर। वन बाय वन। अभी इसमें तो आपको बहुत सारे फोटोस है, पूरा आपको बताऊंगा। जी सर। तो ये वाला होता है कि आपका स्क्रू टाइप चिल्लर। स्क्रू टाइप। स्क्रू टाइप चिल्लर में तो सिर्फ एयर कूल्ड का है, वाटर कूल्ड का नहीं। अभी देखो आप ओके इधर सिर्फ आपको 2 ही वाल्व दिख रहे हैं ना, जी सर। तो ये तो आपका एयर कूल्ड का हो जाता। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड के लिए डिफरेंट पता चल गया ना अभी आपको सभी लोग को? जी सर। तो अभी देखो, ये वाला होता है कि सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर 100 TR यस। टू 1500 TR। अगर समझो कि आपका कैपेसिटी है 500 TR टोटल बिल्डिंग का लोड, तो अभी कौन सा चिल्लर सेलेक्ट कर सकते हैं आप? सेंट्रीफ्यूगल। वाटर। यस, वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर सेलेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे देखो, वेपर ऑब्जर्वेशन मशीन, VAM। तो ये होता है कि आपका कैपेसिटी 70 TR टू 1500 TR। ओके। ओके सर। यहाँ पे है ना 0.5 टू 0.68 किलोवाट पर टीआर। यह होता है आपका पावर कंजम्पशन। 1 TR के लिए कितना किलोवाट चाहिए? फॉर ईच टीयर हाउ मच किलोवाट वी रिक्वायर्ड। ओके, समझ रहे हैं ना? देखो चिल्लर्स का बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इतना आसान भी होता आपको। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे ये चीज देखने को मिला कि जो हमारा हेलो,
होते हैं जिससे हेलो, हेलो, you're not getting or not my voice Hello, properly? sir. You are audible, sir. Sir, we are audible properly. क्लियर? किसी को सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. I'm okay. My side okay. ओके, तो ठीक है। अभी आप कुछ पूछ रहे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या था इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है इसमें? बता एक 1 by 1 मिल गो। तो हमको पूरा सारा HVAC में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, वन इज सेंट्रल, वन इज नॉन सेंट्रल, राइट? सेंट्रल एसी मतलब sir. होता है कि आपका थ्रू डक्टिंग, चिलर, नो, थ्रू डक्टिंग। राइट सर। JHU का जो कूलर है, थ्रू डक्टिंग इफ यू आर गोइंग टू रन, इट्स कॉल्ड सेंट्रल एसी। अगर डायरेक्ट इक्विपमेंट हम रूम में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं कि नॉन सेंट्रल एसी। तो मतलब यह होता है कि आपका विंडो से आपकी आवाज कट गई थी सर अभी। आवाज ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। नहीं हुआ। तो सेंट्रल एसी नॉन सेंट्रल एसी का मतलब होता है कि सेंट्रल एसी मतलब होता है कि जो भी एयर हम थ्रू डक्टिंग सेंड कर रहे हैं, और नॉन सेंट्रल एसी मतलब होता है कि इक्विपमेंट डायरेक्टली हम रूम में लगा सकते हैं। तो देखिए अभी नॉन सेंट्रल एसी के लिए 0.75 TR टू 3 TR हम यूज कर सकते हैं। जो भी स्प्लिट एसी है, कैसेट एसी है, वॉल माउंटेड, फ्लोर माउंटेड, जो भी यूनिट है, इसके लिए 1 इंडोर होगा, 1 आउटडोर होगा। ओके। एंड रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर। सो रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर में हमको एयर कोल्ड और वाटर कोल्ड दोनों भी मिलेगा। रेसिप्रोकेट चिल्लर में एयर कोल्ड एंड वाटर कोल्ड दोनों मिलेगा। ऊपर जो भी मिल रहा है आपको एयर कोल्ड होगा, और नीचे जो भी होगा वाटर कूल्ड होगा। सो रेसिप्रोकेटिंग का कैपेसिटी आपको 20 TR टू 400 TR मिलेगा ईच वन। सो एयर कूल्ड के लिए 1.2 टू 1.4 किलोवाट पर टीयर, वाटर कूल के लिए 0.8 टू 1 किलोवाट पर टीयर। तो डिपेंडिंग अपॉन टीयर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट our type of chiller, either water cooled or air cooled। इधर दोनों भी दिख रहे हैं ना आपको, वाटर कोल्ड एंड एयर कोल्ड चिल्लर। एंड स्क्रू टाइप चिल्लर, स्क्रू टाइप चिल्लर आपको 40 TR टू 1100 TR तक मिलेगा आपको। एयर कोल्ड के लिए 1.1 टू 1.3 किलोवाट पर TR, वाटर कूल के लिए 0.66 टू 0.8 किलोवाट पर TR। तो एक किलोवाट जो भी है आपका पावर कंजम्पशन। तो आप इधर देखने से वाटर कोल्ड या एयर कोल्ड, जिसके लिए ज्यादा पावर कंजम्पशन चाहिए हमको? वाटर कूल्ड में कम चाहिए और एयर कूल्ड में ज्यादा कंजप्शन हो रही है। वाटर कोल्ड में कम चाहिए, ठीक है ना? तो ये वाला होता है कि चिल्लर्स, और ये वाला है कि आपका सारा सा 3D मॉडलिंग रिविट पर, समझ रहे? दिख रहे ना पूरा आपको? ओके सर। तो कैसे करना है कनेक्शन और कैसे हैंग करना है, ये सारा सा सारा हम रिविट में करते। अगर आज मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, सारा एवरी इक्विपमेंट, एवरी फोटो we have user in our company and what I have worked,
ठीक है. ओके. So this and all I have done for our one of uses project. This I have done in Revit. Clear? ओके. तो ये वाला होता है कि आपका चिल्लर्स. इधर देखो कितने चिल्लर्स मिल रहे हैं आपको. 1 2 3 4 and 5. 5. So 5 chillers मतलब 4 chillers working, 1 will be standby. Not only chillers, whatever we are going to use for chillers, pumps, cooling tower, जो भी है 4 working, 1 standby. जितने भी हो 1 standby हम देना है क्योंकि सर्विस पर्पस के लिए. तो अभी हम आपको वो भी बता देते. तो एक कनेक्शन कैसा हैंग करना है. ये वाला होता है कि आपका 2D लेआउट इधर लेफ्ट साइड में जो भी मिल रहा है आपकी 2D AutoCAD में जैसा दिखेगा आपको. और यहाँ पे जो भी है आपको 3D मतलब रिविट पे किया है हमें आपको कैसे दिखेगा. और ये वाला हैंगिंग इधर भी दिख रहा है ना पूरा आपको. एल्बो का सपोर्ट कैसे लेना है. सही दिख रहा है आपको सभी लोग को. ये एल्बो के नीचे सर ये क्या मतलब कैसे खाली वेल्डिंग करके जॉइंट करके छोड़ नहीं 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 दिया. अभी आपको बता देखो. इधर चिल्लर से आपको पाइप आएगा. पाइप से यहाँ से एल्बो लेकर ऊपर लेके जाते हैं हम. सही है ना. तो इस एल्बो के नीचे हम सपोर्ट देना पड़ेगा. ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर. और ये वाला पूरा लेफ्ट साइड में जो भी है आपके लिए AutoCAD 2D AutoCAD में जैसे कर रहे हो वैसा. सो AutoCAD 2D होने के बाद हम क्या करते हैं कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग फायर फाइटिंग HVAC को रिविट में 3D पर डेवलप करते. 3D पे डेवलप करने वजह से हमको क्या ऐसा पता चलता है कि जहाँ जहाँ पर क्लैशेस हो रहे वहाँ वहाँ पर हम डक्टिंग या फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग को हम मॉडिफाई करते. ओके. तो एक्चुअली ये जो ड्राइंग्स है एज पर कंपनी रूल्स मैं किसी को भी शेयर नहीं करना. लेकिन आपको समझ जाने के लिए मैं पूरा सारा आपको शेयर कर रहा हूँ. ओके. ओके सर. तो ये वाला होता है कि हमारा अभी इधर देख लिया. तो आपको कितने पाइप मिल रहे हैं आपको ऊपर वाले 4 पाइप. 1 2 3 4 5 5. एक और भी दिख रहा है सर हल्का हल्का सा. ग्रीन 2 है, येलो 1 है और लाइट रेडिश 1 है. राइट. एक परछाई से दिख रही है ना सर. तेरे में क्या दिख रही है. एक परछाई से दिख रही है, वो क्या है सर. किधर जो येलो पाइप है ऑरेंज पाइप है उसके आगे एक ढक्कन सा नहीं बन रहा सर. डम्मी डम्मी जैसा डेड प्लग. हाँ डब्बे प्लग, ये डेड प्लग टाइप का बाईपास वगैरह होगा. अभी देखो इसमें 4 पाइप मिल रहा ना. 1 2 ये सर मिल रहे हैं, सर मिल रहे हैं. 3 4. तो चारों में 2 होता है कि चिल वाटर सप्लाई एंड रिटर्न. और 2 कूलिंग वाला टावर. होता है कि आपका कूलिंग टावर सप्लाई और रिटर्न. राइट. तो अभी आपको दिख रहा है ना. इसी को ने हम 3D में बनाए थे. ये वाला है कि आपका कूलिंग टावर. ये वाला है कि आपका कूलिंग टावर्स. सो कूलिंग टावर्स कितने दिख रहे हैं अभी इधर है आपको 3. 3 मतलब 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाई. देखो इधर है पूरा सपोर्टिंग कैसा बनाया हम. कभी देखे प्रैक्टिकली ऐसा कूलिंग टावर्स को. देखा सर. तो इधर खड़ा है ना ये मई है. अच्छा सर, लगवाया भी है सर मैंने कूलिंग टावर. हाँ हाँ. लगवाया भी है सर मैंने कूलिंग टावर. अच्छा. एग्जीक्यूट किया है. ठीक है ठीक है.
तो ये वाला है कूलिंग टावर्स और ये वाला है कि हमारा चिलर्स। ठीक है, चिलर्स कैसा कनेक्ट किया है वो पूरा सारा सारा आपको इसमें मिल जाता है। ये वाला है कि हमारा पंप्स। रेड कलर पंप्स होता है कि कंडेंसर पंप्स, मतलब कूलिंग टावर्स। तो कलर कोड हम मेंटेन करना पड़ेगा। रेड कलर पंप होता है कि कंडेंसर पंप्स और ये एज यूजुअल कूलिंग टावर्स। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो मार्क, पंप में एंट्री हो रहा है और पंप से बाहर निकल रहा है। देखो इस पाइप रिटर्न से पंप में एंट्री हो रहा है, वही पाइप से सॉरी नेक्स्ट पंप से कनेक्ट होकर नेक्स्ट पाइप से रिटर्न हो रहा है। दिख रहा है एरो मार्क आपको? इधर और आपको अच्छा देख जाता है, दिख रहा है? ये सब दिख रहा है। अभी ये ग्रीन पाइप क्या होगा आपको? कूलिंग टावर का पाइप सर ग्रीन। करेक्ट, 100% कूलिंग टावर का पाइप। और ये इंसुलेशन जो बना है ना, ये चिल्ड वाटर पाइप। ये चिल्ड वाटर पाइप है सर। सर एक चीज पूछनी है हम्म। सर, ये जो इंसुलेशन है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारी ये जीआई टाइप से की होती है जिसमें दिख रही है? जे शीट, दो टाइप की एल्यूमिनियम शीट, इंसुलेशन। एल्यूमिनियम क्लैडिंग। अरे मैंने क्लैडिंग सर क्लैडिंग ये एल्यूमिनियम क्लैडिंग। क्लैडिंग जो है सर, ये वाली क्लैडिंग हम चिलर पाइप में और एक्सटर्नल में ही क्यों यूज करते हैं? चिल्लर पाइप में इसलिए यूज करते हैं कि चिल वाटर टू लोड के लिए हम कूलिंग वाटर सेंड कर रहे हैं, राइट? नहीं सर, सर सुनो मेरी बात। एक्सटर्नल में कूलिंग टावर में इसको यूज करते हैं, अंदर यूज करते हैं हम वो ये इंसुलेशन टाइप। समझा ना आपका बात? सर चिल्ड वाटर को इसलिए यूज करते हैं हीट लॉस ना हो उसका, ऐसे खाली पाइप में लगा दो तो लॉस हो जाएगा ना जितना। हाँ सही कह रहे हो भाई, एक्सटर्नल में जो है हीट लॉस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं ना, इसलिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है आपको सर, कंटिन्यू कीजिए, आप ऐसा ये कंटिन्यू पूछ रहे हैं कीजिए। कि चिल वाटर पाइप के लिए क्यों इंसुलेशन कर रहे हैं, कंडेंसर पाइप के लिए क्यों नहीं इंसुलेशन कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्या? सर दो टाइप, कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अब ये जो ग्रीन पाइप मिल रहा है ना, ये होता है कि आपका कंडेंसर पाइप, मतलब कूलिंग टावर का। और ये वाला होता है क्लैडिंग जो भी बना है वो चिल वाटर पाइप का। सो चिल वाटर पाइप के लिए इसीलिए क्लैडिंग बनाते हैं कि हम टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। चिलर टू लोड हम जो भी वाटर कूल टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ना प्लस ना माइनस। तो इसीलिए चिल वाटर पाइप के लिए क्लैडिंग करते हैं। इस क्लैडिंग में अंदर आपको मटेरियल मिल जाते हैं, पफ, रॉक कूल। पता है इस मटेरियल पूरा आपको? नहीं सर। तो चिल वाटर पाइप के लिए एमएस पाइप यूज करते हैं हम, राइट? तो राइट सर। एमएस पाइप के लिए पफ, उसका बोलते हैं कि मेटल पफ या ईपीएस, थर्मोकोल, हनीकॉम और रॉकवोल। तो उसके से क्लैडिंग करेगा, क्लैडिंग करने के बाद ऊपर एल्यूमिनियम क्लैडिंग फिर से करेगा। सो ऐसा करने की वजह से आपका हीट डिसिपेट नहीं होगा। तो ये पूरा सारा सारा एल्यूमिनियम क्लैडिंग बना है। तो ये वाला प्रोजेक्ट है कि हम हैदराबाद में एग्जीक्यूट करे थे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। इसका कैपेसिटी है कि 830 टीआर। कितना? दिख रहा है सभी लोग को? हेलो? हेलो? सर यहाँ पे हाँ सर, आवाज आ रही है और दिख भी रहा है तो सर। सर यहाँ पे आपने स्क्रू चिलर यूज किया होगा, 830 टीआर कैपेसिटी थी तो। इधर तो हम रोटरी चिलर यूज किए थे।
नहीं, उसमें रोटरी चिलर की तो कैपेसिटी सर इतनी है ही नहीं। इसकी कैपेसिटी तो हमारी रोटरी की तो हमारी है 400 TR तक है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो डिपेंडिंग अपॉन कास्ट भी होता ना। अच्छा, तो सर वो कैपेसिटी इतनी आ रही है ना, सेंट्रीफ्यूगल या तो स्क्रू दो यूज कर सकते हैं इसके लिए हम। नहीं तो कर सकते, एंड वी हैव टू चेक अबाउट क्लाइंट बजट, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट बजट वी हैव टू सेलेक्ट आवर इक्विपमेंट। सर मेरा क्वेश्चन नहीं समझे सर आप। मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ये आपने जो फोटोग्राफ दिखाया ना, तो ओके, उसमें तीन थे वाटर कूल्ड में, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, और स्क्रू। रेसिप्रोकेटिंग की तो 400 TR तक कैपेसिटी है बस, ठीक है। करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल रुको 1500 रुको, तक जा रहा है अभी और स्क्रू 1100 नहीं तक जा नहीं, रहा है, इसलिए मैंने पूछा। कितना है हमारा कैपेसिटी ईच वन? सर हमारी सेंट्रीफ्यूगल की है 100 से 1500, स्क्रू नहीं, की हमारी इस 40 से बिल्डिंग में, 1100। इस बिल्डिंग में हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, कौन सा चिलर लगाए हम? आपने सर इसमें स्क्रू लगाया हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगल लगाया होगा, रोटरी टाइप। रोटरी टाइप लगाए थे इधर से हमने। अच्छा, रोटरी रो- टाइप लगाई, फिर ठीक है सर। तो अगर समझो कि स्क्रू टाइप या चिलर जो भी लगाओ, तो एक का यूनिट कैपेसिटी होता है कि आपको 120 300 टीआर हो जाता, राइट? तो एक ही इक्विपमेंट के लिए 2 to 3 चिलर्स यूज करो, आपको टीआर इक्वल हो जाता ना। अच्छा, एक ही सही बात चिल्लर यूज है। नहीं करते, आपको 2 to 3 चिल्लर्स, मे बी 5 चिल्लर्स 10 चिल्लर्स भी यूज कर सकते हैं आप। इतना लैंड होगा तो सर सब कुछ यूज करेंगे। तो सभी का एक ही पाइप मेंटेन करेगा, एक ही पाइप से कनेक्शन करेगा, तो वहां से फुल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। ठीक है, पहला आपको मैं फोटोज बताऊं, उसके बाद ड्राइंग बताऊंगा मैं आपको, आप और आसान सा समझ जाते हैं। ओके, ओके सर। तो ये वाला विंडो है। ग्लेजिंग हम्म। कुछ नहीं सर, वो फोटो में विंडो ग्लेजिंग भी दिख रही थी मुझे, कर्टन तो और वो गिलास वॉल। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट है क्या, इसका आंध्र प्रदेश में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसका कैपेसिटी है कि 1200 टीआर का। कितना टीआर? 1200 TR। 1200, इसके लिए हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल चिलर। ये सारा से सारा बिल्डिंग, ये वाला और ये पीछे वाला जो मिला है आपको, ये सारा सा। ओके, दिख रहा है ना पूरा इमेजेस? यस। अभी यहाँ पर आपको मिल जाता कि कितना कितना कैपेसिटी मिलेगा। तो ये वाला है कि हमारा कंपनी का कैटलॉग्स, जो जहां जहां पे हम परचेस कर रहे हैं। इधर है आपका चिल्लर टाइप, कैरियर, मैकवे एंड एयर, सेंट्रीफ्यूगल, वाटर कोल्ड, सेंट्रीफ्यूगल वाटर कोल्ड, दिख रहा है ना पूरा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये कंपनी सेंट्रीफ्यूगल नेम भी विथ दिख रहा है। वीएफडी, ये विदाउट वीएफडी। तो कैपेसिटी रेंज है कि आप इधर 200 to 1500 टीआर, 125 to 1250 टीआर, 250 to 2400 टीआर, ईच चिल्लर का कैपेसिटी होता वो, समझे? तो इसके लिए कितना गैस यूज करना है, कौन सा वाला गैस यूज करना है, R134A, R134A, तो ये वाला आपका गैस। सो रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल चिलर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल चिलर में आपको बिलो 100 टीआर सेलेक्ट करना है। इधर एन मतलब नॉट अप्लीकेबल, इधर ये पूरा रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल चिलर में हम बिलो 100 टीआर के लिए सेलेक्ट करते हैं। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल चिलर में आपको फेल्यूर केसेस और मेंटेनेंस ज्यादा है, इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल्ड में नहीं लेते। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग वाटर कूल्ड है, रोटरी स्क्रू चिलर है, रोटरी स्क्रू चिलर में वाटर है और एयर कूल्ड है, स्क्रोल टाइप में आपको वाटर कूल्ड है और एयर कूल्ड है। तो ये वाला है कैटलॉग्स। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे जो भी मिल रहा है आपको, कैरियर, मैकवे, ट्रेन, यार, ये सारा सा सारा इंटरनेशनल ब्रांड है। हम आपको डायरेक्टली इंडिया में मिलेगा आपको डाइकिन, कैरियर,
तोशिबा और सैमसंग, ये वाला डीलर्स आपको डायरेक्टली इंडिया पे मिलेगा। लेकिन ये भी जो भी है कैरियर, मैकवे, ट्रेन, यार, ये आपको स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको इंडिया पर मिलेगा। यॉर्क देखा है सर मैंने यहाँ पे चिलर। तो हम यूज कर रहे हैं कि कैरियर और मैकवे, हमारा जो कंपनी स्टैंडर्ड है कैरियर और मैकवे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? और है सर, और है। एक्चुअली मेरे को हिंदी उतना नहीं आती, आपके लिए मैं नया नया वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। बट आई एम वेरी बैड। हाँ ओके, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी के लिए। तो आप ही समझ गया ना सभी, ये इमेजेस पूरा? समझ गया सर। ये सारा से सारा इमेज आपको मिल चुके हैं ना ऑलरेडी? तो इस लेआउट को बनाने के लिए मेरे को, ये सिर्फ रिवेट में बनाने के लिए मेरे को पर्सनली 2 मंथ लगा था। ये आपने डिजाइन किया सर? हाँ, मैं खुद बनाया था। तो इधर मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ, जो मैं बना है वही शेयर कर रहा हूँ आपको। सर एक चीज पूछूं आपसे? ठीक है, पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, आप अभी जॉब भी करते हो साथ साथ मैं जॉब ही टीचिंग के करता हूँ। अलावा? अच्छा, डिजाइनिंग कंपनी में सर या या डिवीजन एग्जीक्यूशन कंपनी। में? ये मेरा अच्छा, टीचिंग नहीं, क्या डिजाइनिंग। सर? एक्चुअली मेरा जॉब है HVAC डिजाइन इंजीनियर एज ए रिविट मॉडलर। ओके सर। तो साथ साथ में क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ। ओके सर। क्योंकि देखो, मैं अभी आपको क्लास पूछ रहा हूँ, मे बी यू आर गोइंग टू आस्क न्यू क्वेश्चंस, आप नया नया क्वेश्चन मेरे को पूछेगा, राइट? राइट सर। तो पूछने की वजह से अगर मेरे को पता चला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर नहीं पता चला मैं सीखूंगा और आपको बताऊंगा, राइट? राइट सर, तो राइट। इसकी वजह से मेरा नॉलेज भी गेन हो सकता और आपका नॉलेज भी गेन हो सकता। सर ये टेक्निकल लाइन ऐसी लाइन है कि कभी कोई अपने आप को जो है ना 100% नहीं मान सकता। करेक्ट, 100%। देखो, जब जब डिजाइनिंग कर रहे हैं हम, छोटा मोटा मिस्टेक्स होते, छोटे छोटे एरर्स होते, पूरा सारा सारा मैनेज करना है, मेंटेन करना है, क्लैरिफाई करना है। और जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक से बहुत सारा चीज सीखना है, ठीक है। ठीक है सर। सर ये आप जब चिलर डिजाइन करते हो तो उसमें VFD और नॉन VFD में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? VFD नॉन VFD के लिए समझो कि अभी 10 रूम्स के लिए आप एक चिल्लर को डिजाइन किया है। जी सर। 10 रूम्स के लिए एक चिल्लर सेलेक्ट किया है। 10 रूम्स में 7 रूम्स वर्किंग है, 3 रूम्स वर्किंग है। ओके सर। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 7 रूम्स, सर 10 रूम्स में 7 रूम्स वर्किंग है, 3 रूम्स वर्किंग नहीं है। तो 3 रूम्स के लिए हम चिल वाटर और कूलिंग को भेजना जरूरी है? नो सर। नहीं। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते कि थर्मोस्टेट, इनसाइड द रूम वी आर गोइंग टू फिक्स आवर थर्मोस्टेट। रूम पे हम थर्मोस्टेट फिक्स करेगा, तो थर्मोस्टेट सेंस करके चिल्लर को सिग्नल देगा, कम्युनिकेशन वायर, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर। तो अगर 3 रूम्स पर कोई यूज नहीं कर रहे, उसके लिए जरूरी है क्या चिल वाटर सेंड करने का? उसके लिए नो क्या उतना सर? प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ये VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसको सिग्नल भेजेगा और जहां हमारा मोटर कैपेसिटी है ना, वो ज्यादा करना है या कम करना है, वो ऑटोमेटिकली थ्रू सिग्नल काम करेगा। सर मतलब सर अगर कुल मिला के अगर हमें किसी भी चिलर को फुल लोड पे चलाना है तो नॉन VFD ले लो, अगर वेरिएबल लोड पे चलाना है तो VFD ले लो। VFD ले लो, लेकिन VFD आपको 100% सेफ होगा। तभी तभी फ्लावर फ्लक्चुएशन भी होता है ना, हाँ हाँ। तभी तभी फ्लावर फ्लक्चुएशन होगा। तो विदाउट VFD आपको क्या बोलते हैं, और मोटर डैमेज भी हो सकता है आपको। आपका अच्छा चांसेस। सर, कॉस्ट कॉस्टिंग में भी VFD वाले चिलर का ज्यादा होगा कॉस्ट? हाँ, कॉस्ट तो ज्यादा होगा, लेकिन आपको सेफ्टी ज्यादा होगा ना। और
हाँ वीएफडी सर में तो कट ऑफ होगा। हाँ पावर सर ये कंजम्पशन भी कम होगा ना। थर्मो सर तो जो हमारा थर्मोस्टेट का काम है, ये हमारा क्या बोलते हैं, मतलब ये थर्मोस्टेट में टेम्परेचर के लिए समझता था, बट ये सेंसर इस टाइप का सेंसर है कि जहाँ हमको वही कूलिंग अभी 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 भेजनी तो है वहां पर जाएगी। अब जो बोल रहा है सही है। थर्मोस्टेट इसलिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर के लिए, राइट। राइट। अगर इनसाइड कोई बंदा नहीं है, रूम में टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कोई चांसेस है? नहीं सर, नहीं है ना। नहीं तो सर। अगर कोई पर्सन अंदर है या कुछ इक्विपमेंट रन हो रहा है, उसकी वजह से हीट गेन होगा इनसाइड